जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए हिंदी की अधिकारी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम हिंदी को आपको बहुत ही विस्तार रूप से पढ़ाने वाले हैं। सभी चीज़ें आपको वन बाई वन हम आपको समझाएंगे। हर चीज़ आपको बढ़िया से देंगे, पीडीएफ आपको मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। और हिंदी को हम इतने बारीकी से समझाएंगे कि आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में इसमें आने वाली है। और इसमें से जो है आपको डायरेक्ट जो है पेपर में क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। हम पहले जो है आपको थ्योरी कराएंगे, फिर उसकी क्वेश्चन वाली क्लास कराएंगे। इस तरीके से हमारी क्लास चलेगी। ये यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट हो गया, वीपीओ हो गया, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जहाँ पर भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पर यह क्लास बहुत ही उपयोगी आपके लिए रहने वाली है। इस क्लास से आपको सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने के लिए मिले। तो वीडियो बहुत ही शानदार रहेगा, क्लास आपकी बहुत ही शानदार चलने वाली है। तो आप इस सीरीज से ज़रूर जुड़ें और अपने साथियों को भी जोड़ें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने कमेंट करके भी बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से इसे देख रहे हैं और आपको और किस सब्जेक्ट पे आपको और वीडियो चाहिए। वो सब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप जब कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम देखते हैं कि हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे साथी हैं, उन्हें हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, उनकी डिमांड क्या है, सभी चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है हिंदी में, वो हमारा वर्णमाला रहने वाला है, जिसे हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक और बारीकी से तैयार किया है। जो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं, हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी चीज़ें आपको सबसे पहले मिल सकें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपने साथियों को भी इसमें जोड़ें। तो देर ना करते हुए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, आज जो हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है वो वर्णमाला का रहने वाला है। इसमें हम आपको वर्णमाला चैप्टर को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही आपका आज का शानदार रहने वाला है। आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है आपकी। इससे आपको डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों और साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आइए शुरू करते हैं हम। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के अन्य नाम क्या हैं? तो वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को ही हम ध्वनि भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। वर्ण क्या होता है? तो जिसके टुकड़े या खंड ना हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि हमारा ये हो गया का, क्या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया? हमारा वर्ण हो गया। खा हमारा हो गया, क्या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे वर्ण कहलाएंगे। ध्वनि की बात करें हम, प्रत्येक वर्ण से निकलने वाली आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं। जैसे हम का लिख रहे हैं, तो जो हम का बोलते हैं ये क्या निकल रही है? हमारी ध्वनि निकल रही है। तो ये जो आवाज़ निकल रही है इसे हम ध्वनि कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? जिसे नष्ट या क्षर ना किया जा सके उसे अक्षर कहते हैं। जिसे नष्ट या क्षर ना किया जा सके उसे अक्षर कहते हैं। वर्ण कौन से हो गए हमारे? जैसे का हो गया, माँ हो गया, ला, ये क्या है? हमारे वर्ण हैं, अलग अलग हैं। जब ये एक साथ आ गए, कमल, सार्थक अर्थ जब दें तो ये शब्द कहलाता है कमल। ये क्या हो गया? हमारा शब्द हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, पद किसे कहते हैं? तो ये जो कमल का जो फूल है ये हमारा क्या है? पद है। जैसे शीर्षक हमारा हो गया कमल का फूल, ये हमारा क्या है? एक पद है। कमल जल में खिलता है, ये क्या हो गया? हमारा एक वाक्य हो गया, कमल जल में खिलता है। बात करें हम वर्णों के भेद की, तो वर्ण के जो 3 भेद बताए गए हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। स्वरों की बात करें हम, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है स्वरों की संख्या। ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है।
और संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 9 है। स्वर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? स्वर हमारे हो जाएंगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो स्वर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? स्वर हमारे हो जाएंगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। टोटल हमारे 11 स्वर हैं। कितने हैं? 11 स्वर हैं। आप इन्हें याद रखिएगा। आ ई उ ऋषि ए ओ। ये हमारे क्या हो जाएंगे? स्वर हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं स्वरों के बारे में। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं एवं व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं और इन्हें जो है हम अच भी कहते हैं। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अच किसे कहते हैं। अब हमने पढ़ा है स्वर, लेकिन अच हमने पढ़ा नहीं है, तो हमसे क्या है क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बहुत ही बारीकी से हमने आपके लिए सभी चीज़ें तैयार की हैं। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। तो स्वर जो है हमारे स्वतंत्र होते हैं, हम व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें अच भी कहा जाता है। मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद की बात करें हम, तो ये 3 प्रकार के हैं। ये गलत हो गया है गलती से, 1 2 3। पहला क्या है हमारा? ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर या मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर या संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर को ही हम पवित्र स्वर भी कहते हैं, विशाल स्वर भी कहते हैं और त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब हमने पढ़ा है प्लुप्त स्वर, अब उन्होंने पूछ लिया कि पवित्र स्वर किसे कहते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है। तो आपको इस वीडियो में हर चीज़ बारीकी से मिलेगी और एग्जामिनर आपको कितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश करे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें और दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलें। बात करते हैं हम ह्रस्व स्वरों की। ह्रस्व स्वर को हम लघु या मूल स्वर भी कहते हैं और एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? आ, ई, उ और ऋषि। ये हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं और मूल स्वर भी हैं। ये क्वेश्चन तो आपको मान लो 5-6 पालियों में यदि पेपर हो रहा है तो एक ना एक पाली में आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए मिलता ही है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हमारे? आ, ई, उ और ऋषि। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर एवं मूल स्वर भी कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है? तो 4 है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम दीर्घ स्वर की, या गुरु स्वर या संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर। सभी एक ही के नाम हैं। गुरु स्वर कह लें आप, संधि स्वर कह लें या द्विमात्रिक कह लें। ये हमारे कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। याद करने का क्या हो जाएगा? बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ, दोनों ए हमारे हो जाएंगे और दोनों ओ हमारे हो जाएंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। इनकी संख्या कितनी है? तो 7 है। 4 हो गए हमारे ह्रस्व स्वर और 7 हो गए हमारे दीर्घ स्वर। टोटल हमारे कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में जो है ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए हम इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 7 बताई गई है और इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है, 2 मूल वर्गों में बांट दिया। पहला मूल दीर्घ स्वर और दूसरा है हमारा संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर हमारा कौन कौन से हो जाएंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये जो है एक ही जैसे अक्षरों से मिलकर के बने हैं, जैसे कि आ प्लस आ से हमारा जो बना है बड़ा, ये सजातीय वर्णों से मिले हैं, तो इसलिए हमारे ये क्या कहलाएंगे? मूल दीर्घ स्वर कहलाएंगे। दूसरे होते हैं हमारे संयुक्त दीर्घ स्वर। ये हमारे हो गए छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ
और बड़ा उ, ये जो हमारे हैं बने हैं वो विजातीय वर्णों से बने हैं। जैसे आ प्लस ई मिलकर के ए बनता है, तो ये दोनों क्या हो गए, विजातीय हो गए, एक जैसे नहीं है। और ये दोनों कैसे हो गए, सजातीय हो गए, एक जैसे हैं, सेम है। दीर्घ स्वरों को हम गुरु स्वर एवं संधि स्वर भी कहते हैं। इन्हें संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो निर्माण है वो दो स्वरों के मेल से होता है, इसलिए इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। जैसे कि आ और आ मिलकर के क्या बन रहा है, हमारा बड़ा आ बन रहा है। ई और ई मिलकर के हमारी क्या बन रही है, बड़ी ई बन रही है। और ऊ मिलकर के हमारा बड़ा ऊ बनता है। तो बड़ा आ, बड़ी और बड़ा ऊ का निर्माण जो है समान स्वरों के मेल से हुआ है, इसलिए हमें इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी साथियों। आगे हम देखते हैं संयुक्त दीर्घ स्वरों की बात करते हैं। तो आ और ई को मिलाकर के हमारा क्या बनता है, ए बनता है। आ प्लस ए को यदि हम मिलाते हैं तो बड़ा ए बनता है। आ प्लस ऊ को मिलाते हैं तो ओ बनता है। और आ प्लस ओ को मिलाते हैं तो बड़ा ओ हमारा बनता है। छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ का जो निर्माण है वो असमान स्वरों से हुआ है। देखिए आ और ई मिल रहे हैं, समान नहीं है, यानी विजातीय स्वर हैं, इसीलिए हम संयुक्त दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और इनकी संख्या जो है हमारी वो 4 है। आगे हम देखते हैं प्लुप्त स्वरों की बात करें हम, तो प्लुप्त स्वर जो हैं इनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे कि ओम काफ़ी लंबा खिंच रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्लुप्त स्वर कहलाएगा। अयोगवा की बात करें हम, तो इनकी जो संख्या है वो 2 है। अंग और अंगह को जो है हम अयोगवा कहते हैं। इनकी जो गिनती है वो स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती, किंतु इनकी आवश्यकता जिसको जैसे स्वर या व्यंजन को होती है, यह उनके साथ जाकर के लग जाते हैं। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं तथा अह को हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। आगत स्वरों की बात करें हम, तो हिंदी वर्णमाला में अ को जो होता है, ये जो हमारा होता है, ये जो साइन है हमारा, इसे हम आगत स्वर कहते हैं। ये जो आगत स्वर की श्रेणी में इसे इसलिए रखा गया है क्योंकि यह अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये जो हमारे आगत स्वर हैं इनका जो यूज है वो अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारा हो गया ऑफिस, ऑफिसर, ये सब क्या हो गए, हमारे आगत स्वर के उदाहरण हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं ओष्ठ या होठ की आकृति के आधार पर स्वरों के भेदों की संख्या कितनी है, तो 2 है। कौन कौन से हमारे, पहला हो जाता है हमारा वृत्ताकार या व्रतमुखी स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ जो हैं गोलाकार हो जाते हैं या वृत्ताकार हो जाते हैं, उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे कि ऊ, ऊ, ओ, इसमें ओष्ठ क्या है, हमारे जो होठ हैं वो वृत्ताकार हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, वृत्ताकार या व्रतमुखी स्वर कहते हैं। दूसरे होते हैं हमारे आवृत्ताकार या आवृतमुखी स्वर, या इसे हम अर्धव्रतमुखी स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते, ओष्ठ जो है हमारे गोलाकार नहीं होते, उन्हें हम आवृतमुखी या आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, ए, इसमें जो है हमारे ओष्ठ जो हैं वो गोलाकार नहीं हो रहे हैं, जबकि आप ऊ, ओ बोलेंगे तो गोलाकार हो रहे हैं। तीसरा होता है हमारा जीभ की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद की बात करें हम, तो 3 है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है हमारा पश्च स्वर। अग्र स्वर हमारे कौन कौन से हैं, छोटा ई, बड़ा ई, ऋषि, छोटा ए और बड़ा ए, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अग्र स्वर हो जाएंगे। इसमें जो आवाज़ जो हमारी निकलती है वो आगे की तरफ से निकलती है, जीभ जो हमारी है वो आगे की तरफ हो जाती है। आप बोल के देखें, ई, ऋषि, ए, जीभ जो हमारी आगे की तरफ विचलन करती है। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर हमारा क्या हो जाएगा, आ, मध्य स्वर हमारा क्या हो जाएगा, आ। और पश्च स्वर हमारे हो जाएंगे आ, ऊ,
ओ और ओ। स्पर्श स्वर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ और बड़ा ऊ। जब आप बोलेंगे तो जीभ जो है आपकी वो पीछे की तरफ में को जाएगी। आप बोल के देखिएगा, आ ऊ ओ। जीभ जो हमारी है वो पीछे की तरफ विचलन कर रही है। आगे हम देखते हैं साथियों, तो मुख्य आकृति के आधार पर स्वरों के भेद जो कितने बताए गए हैं? वो 4 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 4 बताए गए हैं। समृद्ध स्वर, इनके उच्चारण में जो है मुख हमारा कम खुलता है, इसलिए इन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। अब ये कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? छोटा ई, बड़ा ई, ऋषि, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे क्या कहलाएंगे? समृद्ध स्वर कहलाएंगे। आप बोल के देखिए, मुख आपका बहुत ही कम खुलेगा। इसमें ई, ऋषि, ऊ, मुख जो हमारा है काफ़ी कम खुल रहा है। अर्ध समृद्ध स्वरों की बात करें हम, तो इनके जो उच्चारण है समृद्ध स्वर से थोड़ा सा अधिक मुख जो है खुलता है आपका। इसमें जो है आपका थोड़ा सा अधिक मुख खुलता है, जैसे आ, ए, ओ। समृद्ध स्वर से थोड़ा सा अधिक मुख इसमें हमारा खुलता है। विवृत स्वर की बात करें हम, तो आ, बड़ा आ, इसके उच्चारण मुख सबसे अधिक खुलता है, तो इसे हम विवृत स्वर कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है पेपर में कि विवृत स्वर इनमें से कौन सा है, वहाँ पर ऑप्शन दे देगा बड़ा आ, ई, ऊ। इस तरीके से वो आपको ऑप्शन दे देगा, तो आप बोल के देखेंगे विवृत स्वर यानी सबसे अधिक मुख हमारा इसमें खुलता है। तो आप जब बोलेंगे आ, सबसे ज़्यादा मुख आपका इसी में खुल रहा है, तो इसी को आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा होता है हमारा अर्धविवृत स्वर। इसमें जो है समृद्ध स्वर से ये ज़्यादा तथा विवृत स्वर से इसमें कम मुख खुलता है। समृद्ध स्वर से ज़्यादा तथा विवृत स्वर से इसमें कम मुख खुलता है। जैसे ए, ओ खुल तो रहा है हमारा, लेकिन समृद्ध स्वर से ज़्यादा खुल रहा है, और विवृत जो स्वर है उससे कम खुल रहा है। सबसे अधिक मुख जो है विवृत स्वरों का ही खुलता है। आगे हम देखते हैं प्यारे साथियों, व्यंजन की बात करें हम, तो व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल से होता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 33 बताई गई है। 33 मूल व्यंजनों की संख्या होती है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र भी कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि परतंत्र किसे कहते हैं? अब हमने पढ़ा है व्यंजन, तो हमसे जो है क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो हमने हर चीज़ इसमें बारीकी से आपके लिए डाली है, और हर चीज़ बहुत ही डीपली आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। तो आगे हम देखते हैं प्यारे साथियों, व्यंजन के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार बताए गए हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे हो जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, और उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे हो जाते हैं। मोस्टली 5 प्रकार आपके बताए गए हैं। आगे हम देखते हैं प्यारे साथियों, पहली बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन जो है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलती हुई मुंह के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु जो है हमारी वो फेफड़ों से निकलती हुई मुख के विभिन्न भागों से, जैसे कंठ हो गया हमारा, तालु हो गई हमारे, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, इनको स्पर्श करते हुए जब निकलती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेकर के मार तक इनकी जो संख्या है वो 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है, और इन्हें जो है 5 भागों में बांटा गया है, इसलिए इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब आपसे उन्होंने पूछ लिया कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, तो हमें तो याद है स्पर्श व्यंजन, तो इससे जो है हमारा क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है। तो वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन एक ही के ही नाम है। स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि वर्णों को इसमें हमने 5 भागों में बांटा है, इसलिए 5 भागों में बांटने के कारण इसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जब इन व्यंजनों में 2 उत्क्षिप्त व्यंजन और जोड़ दिए जाएं, ड़ा और ला हमारे क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। यदि इन्हें भी जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 27 हो जाती है। प्यारे साथियों, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हम।
नेक्स्ट आगे हम देखते हैं व्यंजनों को, हम देखते हैं कौन कौन से हमारे। तो का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन हमारे हो जाएंगे और इनका उच्चारण स्थान क्या होगा। का वर्ग में हो जाएंगे हमारे का, खा, गा, घा और ड़ा, और इनका जो उच्चारण होता है हमारा कंठ से होता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा कहाँ से होता है, तो कंठ से होता है। चा वर्ग की बात करें हम, चा वर्ग में हमारे हो जाएंगे चा, छा, जा, झा, णा। चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तालु से होता है। टा वर्ग की बात करें हम, टा वर्ग तो टा वर्ग में हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, टा, ठा, डा, ढा, णा। इसका जो उच्चारण होता है वो हमारे कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। ता वर्ग की बात करें हम, इसमें हो जाएंगे हमारे ता, था, दा, धा, ना। इसका जो उच्चारण होता है हमारा वो कहाँ से होता है, दंत से होता है। पांचवा हमारा होता है पा वर्ग। पा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। और इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ से होता है। इसकी हम एक ट्रिक भी बना रखे हैं, जैसे का से लेकर के पा वर्ग तक हम लिखते हैं। इसकी जो ट्रिक है KTM 2। क्या ट्रिक है, KTM 2। तो KTM का वर्ग का उच्चारण हमारा कहाँ से हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा हमारा, कंठ से हो जाएगा। चा वर्ग का उच्चारण हमारा कहाँ से हो जाएगा, तालु से हो जाएगा। KTM 2 चा वर्ग का हमारा उच्चारण कहाँ से हो जाएगा, तालु से हो जाएगा। टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान हमारा हो जाएगा एम से हो जाएगा हमारा मूर्धा। तो टा वर्ग का कहाँ से हो जाएगा, मूर्धा से उच्चारण हो जाएगा। ता वर्ग का उच्चारण हमारा क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा हमारा दंत। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है हमारा ओ से हो जाएगा ओष्ठ। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजनों की बात करें हम, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा आप याद रखेंगे। या, रा, ला, वा ये हमारे क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन। उष्म या उष्माण व्यंजनों की बात करें हम, तो ये हमारे हो जाएंगे शा, 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 हा। इसमें भी हमारे 4 वर्ण हैं, शा, 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 हा। तीनों प्रकार के सा और हा जो है हमारे उष्म व्यंजन या उष्माण व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की बात करें हम, तो इनकी भी संख्या क्या है, 4 है। कौन कौन से हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। कौन कौन से, छा, त्रा, ग्रा और श्रा। छा वर्ण की बात करें हम संयुक्त व्यंजन की, तो ये क्या से बना है, देख लेते हैं प्यारे साथियों इसे भी हम। तो का, आधा का और सा को मिलाकर के हमारा क्या बनता है, छा बनता है। आधा ता और रा को बना मिला करके हमारा क्या बनता है, त्रा बनता है। और आधे जा और णा को मिला करके हमारा क्या बनता है, ज्ञा बनता है। और आधे शा और आधे रा को मिला करके हमारा बनता है स्रा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको किसी ना किसी एक पेपर में जरूर देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे 5 से 6 पालियों में आपका पेपर होता है हिंदी में। तो इसकी बहुत ही प्रबल संभावना रहती है संयुक्त व्यंजनों की। तो इसे आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें और ध्यान से आप इसे समझें और याद रखें। आइए आगे बढ़ते हम वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। उच्छिप्त व्यंजनों की बात करें हम, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण या उत्सृप या संकर की बात करें या ताड़नजात व्यंजन, एक ही के नाम है। उच्छिप्त हमने पढ़ रखा है, ताड़नजात हमने पढ़ रखा है, लेकिन द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, उत्सृप व्यंजन किसे कहते हैं, संकर व्यंजन किसे कहते हैं, ये आज हम पहली बार शायद पढ़ने वाले हैं। तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ लें और एक जगह पर आप नोट भी कर लें, क्योंकि अब जो है एग्जामिनर घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। पूछता वही है लेकिन घुमा करके पूछता, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पता हमें होता है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने उसके बारे में जाना नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार चीज़ें, बहुत ही शानदार सेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा और शेयर भी करते चलिएगा दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे कौन से हैं, णा और रा हमारे हो जाते हैं, 2 हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से हैं, 2 हैं। ये जो होता है हमारा, ये जो बिंदी जो लगी होती है, ये हमारी उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाती है। ये णा और णा ये जो हमारे हैं उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, 2 हैं। नासिक्य व्यंजन की बात करें हम, तो नासिक्य व्यंजन को हम पंचमाक्षर व्यंजन भी कहते हैं।
ये हमारे हो जाते हैं ण ण ण न और मा। ये हमारे क्या है, नासिक्य व्यंजन है। इसमें जो हमारी आवाज़ है वो मुख और नाक दोनों से ही आती है। आगत व्यंजनों की बात करें हम तो य और फा, ये उर्दू में के शब्दों में ज़्यादातर यूज होता है। ये जो हम नुक्ता लगाते हैं ये हमारा आगत व्यंजन कहलाता है। प्रकंपित, ये लुंठित या कंपनजात व्यंजन कैसे कहते हैं, तो रा को प्रकंपित, लुंठित या कंपनजात व्यंजन कहते हैं। और ये सबसे अधिक क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया है, अधिक बार। इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं ये बहुत ही विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं। यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। काकल्य व्यंजन, उष्म संघर्षी व्यंजन या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन या सगोश व्यंजन किसे कहा जाता है, तो हा को कहा जाता है। और ये सबसे अधिक बार पेपर में पूछा गया है। कर्कश ध्वनि हमारी कौन सी है, कर्कश यानी कठोर ध्वनि हमारी कौन सी है, तो टा ठा डा ढा, ये हमारी क्या है, कर्कश या कठोर ध्वनियाँ हैं हमारी। इस पर संघर्षी व्यंजनों की बात करें हम तो चा छा जा झा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारे हो जाएंगे। कौन से, चा छा जा झा। अर्ध स्वरों की बात करें हम तो या और वाह हमारे कैसे हैं, अर्ध स्वर हैं। या और वाह हमारे कैसे हैं, अर्ध स्वर हैं। आगे हम देखते हैं प्राण वायु या उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, तो दो प्रकार से होता है, अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो अल्प प्राण की बात करते हैं हम, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास जो है अल्प मात्रा में निकलती है, सांस जो है हमारी अल्प मात्रा में निकलती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण होता है। विषम स्थान पर आने वाले वर्णों को, ट्रिक आप याद रखेंगे, या कभी कभी स्टेटमेंट में भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछ लेता है कि विषम स्थान पर आने वाले व्यंजनों को या वर्णों को हम क्या कहते हैं, तो अल्प प्राण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे जितने भी हो गए, यारा लावा, ये सभी हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर, जितने भी स्वर हमारे हो गए वो सब हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। आगे हम देखते हैं महाप्राण की, तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास जो है हमारी अधिक निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। सम स्थान पर आने वाले वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। ये आप याद रखिएगा क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है हमारे वो स्टेटमेंट वाइज आने लगे हैं। तो सम स्थान पर आने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। उष्म व्यंजन जो हमारे हो गए शा श श हा, ये हमारे क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन जो हमारे हैं वो अल्पप्राण कहलाते हैं, और जो उष्म व्यंजन है वो हमारे महाप्राण कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं प्यारे साथियों, स्वर या घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो दो आधार पर किया गया है। पहला हो जाता है हमारा अघोष और दूसरा हो जाता है हमारा सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजनों की बात करते हैं हम तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन या झंझकार नहीं होती है उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण जो होता है हमारा वो अघोष होता है। शा 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 हा को छोड़ करके तीनों सा जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अघोष वर्ण होते हैं। बात करते हैं हम सघोष या घोष व्यंजनों की, तो जिन व्यंजन के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन या झंझकार होती है उसे हम सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। जहाँ पर हमारे कंपन या झंझकार जो होती है उसे हम सघोष व्यंजन कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है हमारा वो हमारा क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। सभी स्वर जो हमारे होते हैं वो सघोष होते हैं या घोष होते हैं। सभी स्वर हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे हो गए यारा लावा और हा जो होते हैं ये सभी हमारे क्या होते हैं, सघोष वर्ण हमारे होते हैं। बात करें हम पंचमाक्षर या नासिक्य व्यंजनों की, तो ये हमारे कौन कौन से हैं, ण न न मा, ये हमारे क्या हैं, नासिक्य या पंचमाक्षर व्यंजन है। इन्हें अल्पप्राण एवं सघोष होते हैं।
प्यारे साथियों, बात करें हम अनुनासिक चिन्ह की, तो अनुनासिक चिन्ह जो हमारा कौन सा होता है, ये होता है हमारा अनुनासिक चिन्ह। इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका जो प्राय प्रयोग जो होता है सबसे ज़्यादा वो तद्भव शब्दों के साथ में किया जाता है। अनुनासिक के उच्चारण में जो है मुंह से अधिक एवं नाक से बहुत ही कम सांस जो है निकलती है। जैसे कि हमारा आँख हो गया, ऊँट हो गया, इसे जब आप बोलेंगे आँख, तो मुख से तो अधिक निकल लिया और नाक से कम निकल लिया। ऊँट जो हो गया हमारा, इसमें मुख से अधिक और नाक से जो है कम सांस हमारी जो है निकल रही है। बात करते हैं हम अनुस्वार की। अनुस्वार हमारा कौन सा होता है, ये जो हमारी बिंदी होती है इसे हम अनुस्वार कहते हैं। या जैसे ये हो गया, ये तंग जो हमने लिखा, ये जो बिंदी है हमारी, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसका जो प्रयोग ज़्यादातर होता है वो तत्सम शब्दों के साथ में किया जाता है। इसके उच्चारण में नाक से अधिक हवा या सांस निकलती है तथा मुख से कम निकलती है। यह स्वर के बाद अपने वाली व्यंजन यह स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। ये स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। जैसे कंकड़ हो गया, चंचल हो गया, कंटक हो गया, ये हमारे क्या हो गए, अनुस्वार कहलाते हैं। निर्नुनासिक व्यंजन की बात करें हम, तो ये केवल मुख से बोले जाने वाले वर्णों को हम निर्नुनासिक कहते हैं। जो केवल मुख से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निर्नुनासिक। यानी बिना नाक से जो बोले जाते हैं, केवल मुख से बोले जाते हैं। जैसे हो गया हमारा इधर, उधर, अगर, मगर, ये क्या इसमें नाक से हवा निकल लिया, नाक से आवाज़ निकल लिया, नहीं, ये कहाँ से निकल लिया, केवल मुख से निकल लिया, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं। आगे हम देखते हैं विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह हमारा कौन सा होता है, तो विसर्ग चिन्ह हमारा ये होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, ये हमारा क्या है, विसर्ग चिन्ह है। इसका जो उच्चारण होता है हमारा वो हा की तरह से होता है। अनुस्वार की तरह व्यंजन विसर्ग भी व्यंजन ध्वनियाँ होते हैं। जैसे अनुस्वार ध्वनियाँ होते हैं वैसे ही विसर्ग भी जो है हमारे क्या होते हैं, ध्वनियाँ होते हैं। विसर्ग का प्रयोग जो है स्वर के बाद किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग स्वरों के बाद में किया जाता है। इनका प्रयोग जो है प्राय तत्सम शब्दों के साथ में होता है। विसर्ग का जो प्रयोग है वो तत्सम शब्दों के साथ में मोस्टली होता है। हलंत की बात करें हम, जब व्यंजन वर्णों का प्रयोग जो है स्वर के बिना यानी स्वर रहित किया जाता है, तब व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदा का, अब ये जो है ये हलंत जब लग गया तो ये इसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित है ये। अब इसमें जब हम इसमें स्वर आ जोड़ देंगे है तब जा कर के ये हमारा जो है पूर्ण व्यंजन बनेगा, वरना ये अभी तक हमारा क्या है, अर्ध व्यंजन ही है, यानी अर्धवर्ण ही है। जब हम इसमें स्वरों को मिला देते तब जा कर के ये हमारा जो है पूर्ण व्यंजन बनता है। नेक्स्ट हम बात करें आगे संयुक्त ध्वनियों की, तो जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी या बोली जाए तो उन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे प्राण, घ्राण, मिलान, प्रवाद, क्लान, ट्रक, ड्राइवर, स्टेशन, प्रकल्प। इसमें क्या हो रहा है, दो ध्वनियाँ जो है परस्पर संयुक्त होकर स्वर के सहारे जो हैं बोली जा रही हैं। बात करते हैं संप्रेषित ध्वनियों की, तो जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, जब एक ध्वनि जो है दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वो क्या कहलाती है, हमारी संप्रेषित ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे कि संबल, सा और बा के मध्य में माँ ध्वनि जो है वो संयुक्त हो गई है, जैसे संबल। जैसे दूसरा देखते हैं हम बंदर, बा और दा के मध्य में ना की जो ध्वनि है वो संयुक्त हो गई है, बंदर। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं युग्मक ध्वनियों की बात करें हम, जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, यानी जब किसी शब्द में एक ही वर्ण जो है दो बार, एक बार तो आधा और एक बार पूरा आ जाए, तो इस स्थिति को हम वर्ण का द्वित्व होना कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे कि प्रसन्नता, अक्षुण, दिक्कत, ये जो हमारा एक पूरा आ रहा है एक आधा आ रहा है, मशक्कत में एक पूरा आ रहा है एक आधा आ रहा है, मन्नत में एक पूरा ना आ रहा है एक आधा ना आ रहा है, मन्नत, उत्फुल्ल, ये हमारे किसके हो जाएंगे, युग्मक ध्वनियों के उदाहरण हो जाएंगे। इसकी सीधी सीधी आप ट्रिक ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी एक
जो हमारा पूर्ण वर्ण हो और दूसरा सेम आधा वर्ण हो तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, युग्मक ध्वनियाँ हमारी हो जाएंगी। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, आगे देखते हैं वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसकी बात कर लेते हैं हम। इसे हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से आपको ये जो है समझ में आने वाला है। आप इस ट्रिक को लिख भी लें और 2-4 बार इन्हें पढ़ें, याद करें और क्वेश्चन इससे बनाएं तो आपके जो है ये ट्रिक याद हो जाएगी। तो आपको एक भी क्वेश्चन जो है आपसे गलत होने वाला नहीं है। पहला जो है हमारा अक्कु विसर्जनीय नाम का जो उच्चारण होता है वो हमारा कहाँ से होता है, कंठ या गले से होता है। आ से हमारा हो जाता है आ, का से हमारा हो जाता है का वर्ग। अब का वर्ग में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, का, खा, गा, घा और णा। और दूसरा और अन्य हमारा जो होता है हा, और अन्य हमारा होता है विसर्ग। का, खा, गा, ग, ण, हा विसर्ग। और आ का जो उच्चारण स्थान हमारा है वो कहाँ से है, तो कंठ से है। कहाँ से होता है, कंठ से। अक्कु विसर्जनीय नाम, ये ट्रिक आप याद रखेंगे। अक्कु विसर्जनीय नाम का जो उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। दूसरा होता है हमारा ईचु यशा नाम। ईचु यशा नाम का जो हमारा उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, तालव्य है। और इन सभी की संख्या क्या है, 8 है। ई से हमारा हो जाएगा ई। चा से हो जाएगा हमारा चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, चा, छा, जा, झा और ना। और या और सा, या और सा ये हमारे क्या हो जाएंगे, तालु से हो जाएंगे। ईचु यसा नाम का उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु। ये वाला सा आप याद रखेंगे। इस सा को बहुत बार पूछा गया है कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। तीसरा होता है हमारा रीटू रसानाम मूर्धन्य। रीटू रसानाम का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। ऋषि हो गया हमारा, री से हो गया हमारा ऋषि। टा से हो गया हमारा टा वर्ग। टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं हमारे, टा, ठा, डा, ढा, अणा। रा और सा ये हमारा इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, तो मूर्धन्य हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। ये वाले सा को आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धन्य यानी मूर्धा से होता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा होता है कौन सा होता है, लृतु लसा नाम। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, दंतव्य से, लृतु लसा नाम। तो ये हो गया हमारा संस्कृत शब्द लृ। ता से हो गया हमारा ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ता, था, दा, धा, ना और ला और सा। इसका जो उच्चारण स्थान हमारा कहाँ से है, दंतव्य से। कहाँ से, दंत से। आप इसे बोलिए, जीभ जो हमारी हो वो दांत से जाकर करेगी, जैसे ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। ये जीभ जो हमारी कहाँ लग रही है, दंत पर जाकर के लग रही है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, दंतव्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, दंतव्य व्यंजन कहते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंतव्य से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपध्यय मान्य नाम का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से है, ओष्ठ से है। ऊ से हमारा हो जाएगा ऊ, बड़े ऊ, बड़ा ऊ। पा से हो जाएगा हमारा पा, पा वर्ग। पा वर्ग में हमारे कौन कौन से होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। और ये जो होता है हमारा उपध्यय मान्य नाम का जो हमारा चिन्ह होता है, इन सभी का उच्चारण हमारा कहाँ से हो जाता है, ओष्ठ से होता है। आप बोलिए ऊ, पा, फा, बा, भा। ओष्ठ जो आपस में टकरा रहे हैं, ओष्ठों की जो विचलन है वो ज़्यादा हो रहा है, तो इसका जो उच्चारण स्थान हमारा कहाँ से हो जाता है, ओष्ठ से हो जाता है। कहाँ से हो जाता है, ओष्ठ से हो जाता है। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, अगला है ए दे तो कंठ तालव्य। ए दे तो कंठ तालव्य। ऐसे हो जाएगा हमारा ए और दे से हो जाएगा बड़ा ए। ये जो हमारे दो हैं ये हमारे क्या है, इनका जो उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ प्लस तालव्य से। ए जो हमारा किससे बना, आ से और ई से। आ का जो उच्चारण है हमारा वो कहाँ से होता है, कंठ से। और ई का कहाँ से होता है, तालु से। तो कंठ प्लस तालु मिलकर के क्या बनेगा, कंठ तालव्य। इनका जो उच्चारण स्थान होता है दोनों ए का, ये कंठ तालव्य से होता है। नेक्स्ट हमारा होता है ओ दोतो का जो उच्चारण स्थान है वो कंठोर से होता है। ओ से हो जाएगा हमारा ओ और दो से हो जाएगा बड़ा ओ।
इसमें डबल मात्रा है तो ये बड़ा ओ हो जाएगा। तो ओ और ओ का जो हमारा उच्चारण स्थान है वो कहाँ से हो जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ से, कंठोष्ठ। अब ओ जो हमारा बनना है आ प्लस ऊ से मिलकर के बन रहा है, तो आ हमारी कहाँ से आवाज़ निकल रही है, कंठ से, और ऊ हमारी कहाँ से निकल रही है, ओष्ठों से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंठोष्ठ हो जाएगा। बड़े ओ की बात करें, आ और ऊ मिलकर के क्या बनता है, कंठ प्लस ओष्ठ मिलकर के हमारा क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। तो ओ और ओ का जो उच्चारण स्थान हमारा कहाँ से हो जाता है, कंठोष्ठ से। और ए का हमारा उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ तालव्य से। वकारस्य का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है, दंतोष्ठ, यानी वाकरास्य से हमारा मतलब हो जाएगा वा से। वा के आकार वाले यानी वा का जो उच्चारण स्थान है हमारा वो कहाँ से होता है, दांत और ओष्ठ से होता है। जैसे आप बोलिए वा, वा जब आप बोलेंगे तो आपका जो होठ है वो दांतों से टकराएंगे, वा वा। तो इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाएगा, दांत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं णा 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 ना मा, णा णा ना मा। ये क्या है, हमारे नासिक्य व्यंजन है। इसमें जो आवाज़ हमारी कहाँ से निकल रही है, नाक से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, नाक से निकल रही है। जो णा होता है इसका जो उच्चारण हमारा कहाँ से होता है, कंठ से होता है। ये वाला जो णा होता है इसका उच्चारण हमारा कहाँ से होता है, तो तालु से होता है। इस वाले णा का उच्चारण हमारा कहाँ से होता है, मूर्धन्य से होता है। और ना का उच्चारण हमारा कहाँ से होता है, दांत से होता है। और माँ का उच्चारण हमारा कहाँ से होता है, तो ओष्ठ यानी होठों से होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन बनने की ज़रूर संभावना है। तो प्यारे साथियों, यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा है आपको ये पूरा वीडियो, अपना फीडबैक ज़रूर दें। हमने हर चीज़ को आपको बहुत ही बारीकी से इसमें समझाया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हम नेक्स्ट ऐसी वीडियो अगले चैप्टरों की आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत ही अच्छे से आपको बारीकी से हर चीज़ आपको समझाएंगे, हर चीज़ आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जो लाएंगे वो इसके क्वेश्चन की लेकर के आएंगे, जिससे आपकी सारी चीज़ें साथ के साथ ख़त्म होती जाएंगी। थ्योरी के बाद यदि हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो चैप्टर जो है हमें बहुत ही अच्छे से याद हो जाता है। तो प्यारे साथियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप कमेंट करके बताएं कि आप किस ज़िले से हैं, किस राज्य से हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और किन किन टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो हम उन टॉपिक पर भी आपको वीडियो जो है उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम आपसे लेते हैं अलविदा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे साथियों।